हेलो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मैं कई सारे फार्मेसी के बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। तो पढ़ाते पढ़ाते मुझे ये बात नोटिस हुई कि बहुत सारे बच्चे फार्मेसी करने के बाद आगे क्या करना है इस बारे में बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए हम लाए हैं आज का वीडियो, करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर द बी फार्म। ओके, तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि बी फार्म के बाद में क्या करना है, जैसे कि कोडिंग करनी है, पीजी करना है तो किस स्ट्रीम में करना है, या फिर फार्माकोविजिलेंस में जाना है, मेडिकल कोडिंग में जाना है, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में जाना है, फार्मा में सेल्स जॉब करनी है, या फिर प्रोडक्शन लाइन में जाना है, क्यूए क्यूसी में जाना है। तो इनमें से कई सवाल आपके भी मन में होंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। हम देखेंगे कि करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर द बी फार्म और जानेंगे कि कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी में आपका आने वाले समय में बहुत सारा स्कोप भी होगा और आने वाले समय में आपको बहुत सारी मॉनिटरी एस्पेक्ट्स में और सीखने के एस्पेक्ट्स में बहुत सारा आपको फायदा भी होगा। तो इसी के साथ हम बात करते हैं पहली करियर अपॉर्चुनिटी एज अ जूनियर प्रोसेस एसोसिएट इन फार्माकोविजिलेंस। ये जो फार्माकोविजिलेंस फील्ड है, इसी के बारे में बी फार्म में हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। फार्माकोविजिलेंस फील्ड में हम जो ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स को मॉनिटर करते हैं। दिन ब दिन जैसे ही नए मॉलिक्यूल्स की खोज होती है, ये खोज के साथ नई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जैसे कि उनकी सेफ्टी। ये सेफ्टी को मेजर करने के लिए, साइड इफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी पूरी एक फील्ड बन चुकी है। इसी को हम कहते हैं फार्माकोविजिलेंस फील्ड। फार्माकोविजिलेंस में एज ए जूनियर प्रोसेस एसोसिएट आपको पेशेंट्स के फीडबैक जो है वो फीडबैक एनालाइज करने होते हैं। पेशेंट्स के साथ ही साथ जो डॉक्टर्स होते हैं, वो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट देते वक्त पेशेंट से फीडबैक लेते हैं कि उन्हें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं महसूस हो रहा। ये जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये साइड इफेक्ट्स इन कंपनियों को एज ए फीडबैक बोल के दिए जाते हैं। इन्हीं फीडबैक्स को एनालाइज करके हमें मॉनिटर करना होता है कि जो ड्रग्स होते हैं या फिर नए मॉलिक्यूल्स है, ये नए मॉलिक्यूल्स कैसे काम कर रहे हैं। उसी के साथ जो डिजायर्ड इफेक्ट्स है, डिजायर्ड इफेक्ट के साथ ही वो अनडिजायर्ड इफेक्ट तो नहीं दे रहे। इन्हीं को मॉनिटर करने के लिए ये फील्ड है। अगर किसी पेशेंट को कोई भी दवाई लेने के बाद अगर कोई भी अनयूजुअल इफेक्ट दिखता है, या फिर एलर्जी दिखती है, या फिर कोई ऐसा इफेक्ट देता है जो कि अनडिजायर्ड कैटेगरी में आता है, ठीक है, तो उन्हीं को हम कहते हैं अनडिजायर्ड इफेक्ट्स। और इन्हीं सारे अनडिजायर्ड इफेक्ट्स को इस बनाकर फार्मा कंपनीज तक पहुंचाने की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो इन्हीं कंपनी की होती है। तो फिर मार्केट में ऑलरेडी इतने सारे ड्रग्स होने के बाद भी ये फील्ड की ज़रूरत क्या है? आफ्टर क्लिनिकल ट्रायल जब भी दवाई मार्केट में उतरती है तो वाइड कैटेगरी के लोगों को टारगेट करती है। इन्हीं के साथ जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले जो पेशेंट्स होते हैं, किसी पेशेंट में मल्टीपल सिंड्रोम्स या फिर मल्टीपल डिसीजेस एट ए सिंगल टाइम में प्रेजेंट है, तो उन्हीं को हम कहते हैं कोमॉर्बिडिटीज़। कोमॉर्बिडिटीज़ की भी इंफॉर्मेशन हमें उस ड्रग की मिलती है। के साथ ही कोमॉर्बिडिटीज़ की इंफॉर्मेशन मिलने के बाद इसी मॉलिक्यूल को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज करने की जो भी प्रोसेस होती है, वो फार्मा प्रोडक्शन की रिसर्च टीम करती है। तो अगर आपकी भी इच्छा है कि जूनियर सेफ्टी एसोसिएट या फिर केस प्रोसेस एसोसिएट बोल के फार्माकोविजिलेंस फील्ड में एंटर करने की, तो आपकी जो मेडिकल फील्ड की नॉलेज है, इन्हीं के साथ आपको कंप्यूटर हैंडलिंग स्किल भी ज़रूरी हो जाती है। तो अगर आपको डेटा एनालिसिस, मेडिकल टर्म्स को समझना, या फिर कंप्यूटर हैंडलिंग या फिर सॉफ्टवेयर हैंडलिंग अच्छा लगता है, ये फील्ड आपके लिए है। इस फील्ड की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप आपका काम जो भी है वो घर बैठ के भी कर सकते हो, या फिर रिमोटली हाइब्रिड तरीके से भी कर सकते हो। हर रोज़ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो बात करते हैं एज अ फ्रेशर आपकी सैलरी कितनी होगी। अगर आप ज्वाइन करते हो मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ जूनियर प्रोसेस एसोसिएट, एवरेज आपकी सैलरी हो सकती है 15 से 20 हज़ार। लेकिन इस फील्ड की सबसे अच्छी और एक बात है कि इस सेक्टर में अगर आप गेन करते हो एक्सपीरियंस 1 साल से 1.5 साल या फिर 2 साल तक, तो 2 साल के बाद अगर आप कंपनी स्विच करते हो तो आपको अच्छी खासी हाइक मिल सकती है। बहुत सारे दोस्तों को मैंने देखा भी है जिन्होंने 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद 50% तक हाइक मिली है, ठीक है। तो अगर लॉन्ग टर्म में आप काम करना चाहते हो तो फार्माकोविजिलेंस फील्ड जो है, वो फार्माकोविजिलेंस फील्ड आपके लिए है। तो फार्माकोविजिलेंस के बाद में हम आते हैं सेकंड करियर अपॉर्चुनिटी में, जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल फील्ड उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनका अप्रोच रिसर्च ओरिएंटेड है। क्या आपने कभी सोचा है नया मॉलिक्यूल्स मार्केट में आने से पहले उसकी जो टेस्टिंग होती है, वो टेस्टिंग कैसे होती है? ये टेस्टिंग कराने का काम क्लिनिकल रिसर्च टीम का होता है। ये फील्ड उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनका ओरिएंटेशन या फिर जिनका अप्रोच रिसर्च ओरिएंटेड है। इसी के साथ आपका काम होता है पेशेंट की रिक्रूटमेंट करना, डेटा एनालिसिस करना, डेटा सैंपल्स लेना, और इसी के साथ इथिकल कंप्लायंस का ध्यान रखना। तो अगर आपको एज अ फ्रेशर क्लिनिकल रिसर्च में जाना है, एज अ फ्रेशर क्लिनिकल डेटा मैनेजर,
क्लिनिकल डेटा कोऑर्डिनेटर या फिर क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, ये सारी पोस्ट आपको ऑफर की जा सकती है। तो अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना, या फिर क्लिनिकल डेटा मैनेज करना, या फिर डेटा को एनालिसिस करना, उनमें से इन्फरेंसेस निकालना, उनको प्रोसेस करना अगर आपको अच्छा लगता है, इसी के साथ अगर आपको कंप्यूटर हैंडलिंग भी अच्छी तरीके से आती है, तो ये फील्ड आपके लिए है। तो इसी के साथ ना कि सिर्फ इंडिया में, इंडिया के बाहर जो भी कंपनीज है उन्हीं का भी एक्सपोजर आपको मिल सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं एज अ फ्रेशर आपकी सैलरी कितनी हो सकती है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप ज्वाइन करते हो विदाउट एनी एक्सपीरियंस एज अ फ्रेशर, एक अच्छी कंपनी होगी तो आपको 18 से लेके 30,000 तक ऑन एन एवरेज आपको मंथली सैलरी देखने के लिए मिल सकती है। इसी के साथ बहुत सारी और भी चीज़ें हो सकती है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन और बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है। तो क्लिनिकल रिसर्च के बाद में हमारी नेक्स्ट वाली फील्ड है रेगुलेटरी अफेयर्स। ये जो रेगुलेटरी अफेयर्स वाली फील्ड है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और पावरफुल फील्ड है। अगर कोई भी ड्रग मार्केट में लॉन्च करना है तो उसे फुलफिल करनी पड़ती है लीगल कंप्लायंसेस। ये जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई रेगुलेटरी एजेंसीज है, ये रेगुलेटरी एजेंसीज के गाइडलाइंस को फॉलो करने की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन्हीं रेगुलेटरी अफेयर्स के ऑफिसर्स पे होती है। का काम होता है ड्रग्स के डोसियर बनाना या फिर CDSCO, FDA जैसे एजेंसीज का अप्रूवल लेना और इन्हीं के गाइडलाइंस को फॉलो भी करना। अगर आप रेगुलेटरी अफेयर्स के फील्ड को एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो आपको रोल्स ऑफर हो सकते हैं रेगुलेटरी अफेयर्स एग्जीक्यूटिव या फिर रेगुलेटरी कंप्लायंस ऑफिसर। अगर आपको पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन या फिर साइंस के साथ लॉ का कॉम्बिनेशन अगर पसंद है तो यह फील्ड आपके लिए गोल्ड माइन है। रेगुलेटरी अफेयर्स में काम करने वाले लोग वो होते हैं जो मेडिसिन बनाने वाली कंपनी और गवर्नमेंट के बीच में एज ए ब्रिज बोल के काम करते हैं। साथ ही विदाउट देम नया मॉलिक्यूल्स मार्केट में लॉन्च करना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें एज अ फ्रेशर तो फ्रेशर्स के लिए थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी कम होती है, लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन स्किल और कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आप इस फील्ड में एज अ फ्रेशर भी जॉब ले सकते हैं। जो जॉब होती है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब होने की वजह से स्टार्टिंग में भी आपको अच्छी सैलरी देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 22,000 से लेके 40,000 तक आपको एज अ फ्रेशर सैलरी यहाँ मिल सकती है। अगर कंपनीज के बारे में देखा जाए तो सन फार्मा हो गई, डॉक्टर रेड्डीज हो गई, लुपिन हो गई, जाइडस हो गई, जो भी कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नए मॉलिक्यूल्स के डिस्कवरी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाती है, इन सब कंपनियों में आपको रेगुलेटरी अफेयर्स के जॉब मिल सकते हैं। अगर एडवांटेजेस की बात की जाए तो पहला है डेस्क जॉब विथ हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जिन लोगों को डेस्क जॉब पसंद है उनके लिए ये जॉब परफेक्ट है। तो सेकंड एडवांटेज है ग्रोथ इनटू लीडरशिप एंड ग्लोबल रोल्स। तो इसमें आपको क्या करना है, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो उन्हीं का प्रोडक्ट अगर आपको बाहर के देश में अगर सेल करना है तो बाहर के देश के गाइडलाइंस के हिसाब से हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को गाइड करना या फिर रेगुलेट करना, ये रेगुलेशन टाइटली हैंडल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं लोगों के ऊपर होती है। थर्ड एडवांटेज है साइंस और लॉ का यूनिक कॉम्बिनेशन। तो अगर आपको भी लगता है आपने पढ़ाई तो साइंस की है लेकिन आपको लॉ में भी इंटरेस्ट है, तो इन्हीं सब रेगुलेटरी एजेंसीज के गाइडलाइंस फॉलो करना, लॉ को समझना, उनको फॉलो करना और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को फुलफिल करना, ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इसी जॉब में देखने के लिए मिल सकती है। इस एडवांटेजेस की बात की जाए तो पहला है कि आपको इस जॉब में बहुत सारा डेडलाइन का प्रेशर और ऑडिट्स फेस करने पड़ेंगे। अगर आप इन सब चीज़ों के लिए रेडी हो तभी आप इन फील्ड के बारे में सोचना। इसी के साथ रेगुलेटरी एजेंसीज के गाइडलाइंस हर वक्त चेंज होती रहती है, तो उन्हीं के साथ आपको अपडेट भी रहना पड़ता है। तो अगर ये अपडेट्स मिस हो गए इट विल क्रिएट अ ह्यूज कियोस। तीसरी डिसएडवांटेज के बारे में बात की जाए तो अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन या फिर रिपीटेटिव वर्क अच्छा नहीं लगता या फिर आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल वीक है तो या तो आपको आपके वीकनेसेस पे काम करना पड़ेगा या फिर ये फील्ड आपके लिए नहीं है। रेगुलेटरी अफेयर्स के बाद हम आते हैं नेक्स्ट करियर अपॉर्चुनिटी इन B.Pharm, जो कि है मेडिकल कोडिंग। इसमें आपको ह्यूमन बॉडी डिसीजेस और ट्रीटमेंट को कन्वर्ट करना पड़ता है कोड्स में बिलिंग एंड इंश्योरेंस के पर्पज से। तो मेडिकल कोडिंग में काम करने के लिए ICD, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस, जिसमें कोड्स कवर होते हैं डिसीजेस के, और इन्हीं डिसीजेस का ट्रीटमेंट आता है CPT कोड्स में। अगर देखा जाए तो काम थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन ट्रेनिंग मिलने की वजह से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है। इसी के साथ रोल्स के बारे में बात की जाए तो रोल्स आते हैं मेडिकल कोडर, कोडिंग ऑडिटर या फिर क्वालिटी एनालिस्ट। देखा जाए तो ये एक नॉन कोर फार्मा जॉब है, लेकिन हमारा फार्मेसी बैकग्राउंड होने की वजह से और हमें एनाटॉमी और फार्माकोलॉजी का नॉलेज होने की वजह से ये सभी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है।
पर क्लाइंट जो होते हैं वो क्लाइंट यूएस के होने की वजह से उनके टाइम के शेड्यूल के हिसाब से हमें नाइट शिफ्ट भी मिल सकती है या फिर यूएस शिफ्ट जो कि जनरली 1:30 से लेके 11 बजे तक हो सकती है। तो ये जो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है, ये टाइम फ्लेक्सिबिलिटी आपको कंसिडर करनी पड़ेगी इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द मेडिकल कोडिंग जॉब। लेकिन अगर टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है तो इसमें ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो अगर आपका फोकस स्टेबल जॉब, स्किल्ड बेस्ड ट्रेनिंग और जल्दी प्लेसमेंट का है तो इस फील्ड को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। अगर एज अ फ्रेशर सैलरी की बात करें तो एज अ फ्रेशर अगर आप ज्वाइन करते हो किसी भी कंपनी में 15 से लेके 25,000 तक आपको सैलरी देखने के लिए मिल सकती है। तो अगर कंपनीज के बारे में देखा जाए तो मेडिकल कोडिंग की बहुत सारी कंपनी हैदराबाद, बेंगलोर और पुणे में देखने के लिए मिलती है। तो ऐसी कंपनियां जिनमें आपको मेडिकल कोडर की जॉब मिल सकती है, गिब्स, वीटेक, ओमेगा हेल्थ केयर सोल्यूशन को मेडिकल कोडर की जॉब मिल सकती है। अगर एडवांटेजेस की बात करें, पहला हमारा एडवांटेज है फास्ट ट्रैक जॉब एंड शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देखने के लिए मिल सकती है। इसी के साथ हमारा सेकंड एडवांटेज है स्टेबल लॉन्ग टर्म एंड हाई पेइंग जॉब अलॉन्ग विद हाई डिमांड इन मार्केट। और हमारा तीसरा एडवांटेज है हाइब्रिड या फिर वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस भी मिलते हैं, जिसमें से परमानेंट वर्क फ्रॉम होम की भी अपॉर्चुनिटी कंपनियां देती है। तो डिसएडवांटेज की बात की जाए तो डिसएडवांटेज में आपको पहला डिसएडवांटेज देखने के लिए मिल सकता है कि एक तो आपको नाइट शिफ्ट में जॉब करनी पड़ेगी या फिर यूएस शिफ्ट में जॉब करनी पड़ेगी, जिसके टाइमिंग्स 1:30 से लेके 11 बजे तक होते हैं। इसके बाद सेकंड डिसएडवांटेज है कोडिंग कैन बी रिपीटेटिव। अगर आप रिपीटेटिव काम से बोर नहीं होते तो आप इस करियर अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। तो थर्ड डिसएडवांटेज है बहुत ज़्यादा लिमिटेड फार्मा एक्सपोजर। ये जो मेडिकल कोडिंग की प्रोसेस है बहुत ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड है, ना कि फार्मा ओरिएंटेड। तो अगर आप भी मेडिकल कोडिंग में जॉब करना चाहते हो तो जॉब करने से पहले या फिर अप्लाई करने से पहले इन सब चीज़ों को कंसिडर कीजिएगा। और अगर आप इन सब चीज़ों में कंफर्टेबल हो तो जो भी चीज़ें हमने अब तक डिस्कस की है उनको सब कंसिडरेशन में लेके ही फिर अप्लाई करना। तो मेडिकल कोडिंग के बाद नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आफ्टर द बी फार्म है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एंड सेल्स, जिसमें आपको एमआर बन के या फिर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन के डॉक्टर के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। या आपका प्रोडक्ट समझाते हो, आपके प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनके देते हो या फिर प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करवाते हो। लेकिन इस फील्ड में कम्युनिकेशन स्किल एंड कॉन्फिडेंस एक कैपिटल है। तो आप जो भी प्रोडक्ट डॉक्टर के लिए रिकमेंड कर रहे हो उस प्रोडक्ट के बारे में आपको सभी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, साइड इफेक्ट्स हो गए, या फिर उसका फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक रिस्पॉन्स होगा, या फिर और भी जो चीज़ें मार्केट में प्रेजेंट है उनके कंपैरिजन में आपका प्रोडक्ट कैसे अच्छा है ये समझाने की जो भी कम्युनिकेशन स्किल होती है या फिर कॉन्फिडेंस होता है वो आप में होना चाहिए। अगर आप इस फील्ड में फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो आपको शुरुआत में कई दिक्कतें आ सकती है, जैसे कि शुरुआत में डॉक्टर के साथ आपके इतने ज़्यादा अच्छे कॉन्टैक्ट्स नहीं होंगे। लेकिन जैसे जैसे आप इस फील्ड में काम करते जाओगे तो आपके कॉन्टैक्ट्स भी बनते जाएंगे और कॉन्टैक्ट्स बनने के बाद आपकी चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो प्रमोशन की बात की जाए तो आगे जाके आप जोनल मैनेजर या फिर एरिया मैनेजर, सेल्स हेड, मार्केटिंग हेड्स ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आगे जाके मिल सकती है। देखा जाए तो मॉनिटरी एस्पेक्ट्स में आपको आपकी सैलरी के अलावा बहुत सारे अलाउंस और इंसेंटिव्स भी मिलते हैं जो आपके इनकम का मेजर रेवेन्यू हो सकता है। जितनी ज़्यादा सेल होगी उतना ही ज़्यादा इंसेंटिव और पर्क्स आपको मिलेंगे और आपके प्रमोशन के चांसेस भी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी बोल्ड है या फिर ट्रैवलिंग से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर आपकी कन्विंसिंग पावर भी अच्छी है तो ये फील्ड डेफिनेटली आपके लिए है। तो अगर आप किसी भी कंपनी में एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो स्टार्टिंग में आपको सैलरी देखने के लिए मिल सकती है जो कि होती है 15 से लेकर 30,000 तक, और इसी के साथ आपको इंसेंटिव भी अलग से मिलता है जो कि 5 से लेकर 10,000 तक भी हो सकता है। तो भी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि सन फार्मा हो गया, अबाउट हो गया, डॉक्टर रेड्डीज हो गया, इन सभी कंपनियों को उनका बिजनेस बढ़ाना है। तो इनका बिजनेस कैसे बढ़ेगा? तो इनका बिजनेस बढ़ेगा जब डॉक्टर इनकी दवाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रिस्क्राइब करेगा तो इनका सेल्स भी ज़्यादा बढ़ेगा। ये सेल्स बढ़ाने की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या फिर सेल्स टीम की होती है। तो इस फील्ड के एडवांटेजेस की बात की जाए, हाई इंसेंटिव अलॉन्ग विथ हाई सैलरी। अगर एडवांटेजेस की बात की जाए तो पहला एडवांटेज है क्विक प्रमोशंस एंड हाई अर्निंग। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आपका सेल्स ज़्यादा होता है तो सैलरी के साथ ही आपको इंसेंटिव भी ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, और इसी के साथ अगर आपका काम भी अच्छा है और आपके कॉन्टैक्ट्स भी अच्छे हैं तो आप जल्दी से जल्दी प्रमोशन भी ले सकते हो। फिर आता है हमारा सेकंड एडवांटेज, इसमें आपको फील्ड एक्सपोजर की वजह से आपकी जो भी पर्सनैलिटी है वो पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी देखने के लिए मिलता है। फिर आते हैं डिसएडवांटेज पे। पहला डिसएडवांटेज है तो अगर आप ज्वाइन करते हो एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव तो ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआती के दिन में डॉक्टर से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा आपको वेटिंग भी करना पड़े या फिर डॉक्टर से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करना पड़े।
आपको होते हैं सेल्स के टारगेट्स जो कि आपको महीने के अंत तक पूरे करने होते हैं। तो देखा जाए तो थोड़ी सी प्रेशर वाली भी जॉब है, लेकिन इस फील्ड में अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक काम करते हो तो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स इजीली बन जाते हैं, और अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स बन गए फिर आपको सेल्स टारगेट अचीव करने में इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो सेकंड डिसएडवांटेज है वर्क लाइफ का बैलेंस ना होना। तो ऐसा कई बार हो सकता है कि डॉक्टर आपको मिलने के लिए ना बोल दे, या फिर आपको डॉक्टर से मिलने के लिए इतना ज़्यादा वेट करना पड़े कि आप उसी से परेशान हो जाओ। तो इन सब चीज़ों से आपका वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा तो अफेक्ट हो ही सकता है। तो ये थे दोस्तों टॉप 5 करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर द बी फार्म। हर फील्ड के अपने प्रोज और कॉन्स है, तो इसीलिए आपको आपके हिसाब से आपको जो सुटेबल फील्ड लगते हैं उसी फील्ड में आपको काम करना है। तो ऐसे ही करियर रिलेटेड और कंसेप्ट रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल मैन फार्मा ट्यूटोरियल्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन लगा हो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक टू माय वीडियो, और कमेंट्स इन द बिलो कि आपको अगला वाला टॉपिक क्या होना चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।